और चलिए हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। अवंतीपुरा में एसआईयू ने छापेमार कार्रवाई की है। आरोपी शेख सिराल निसार के घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। तलाशी के दौरान बैंक पासबुक बरामद हुई है। जिहाद की इस्लामी किताबें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। अन्य आतंकी अपराधों में भी शामिल होने के सबूत मिले हैं और इसी के मद्देनजर एसआईयू ने अवंतीपुरा में यह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अवंतीपुरा से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं। आरोपी शेख सिराल निसार के घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। एक बैंक पासबुक मिली है। जिहाद की कुछ इस्लामी किताबें बरामद हुई हैं और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी इस छापेमार कार्रवाई में बरामद की गई है। और हमारे सहयोगी मंजूर त्राल से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मंजूर, क्या अपडेट्स है मौके से? ये जो एसआईयू की रेड थी आज सुबह सवेरे 8 बजे के करीब यहाँ की गई थी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पिछले कई महीनों से ये जो एसआईयू है एक्टिव है और टेरर रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको दबोचा जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जो पोशवन इलाका है, इसको वपलवन भी कहते हैं और इसका असली नाम पोशवन इस इलाके का है। और आज सुबह एसआईयू की टीम ने यहाँ रेड की। जो ये सिराल निसार है ये कई मिलिटेंसी एक्टिविटीज में शामिल था और इस सिलसिले में इनकी घर की आज तलाशी लेगी और कुछ दस्तावेजात जो एसआईयू की टीम है उन्होंने कंडक्ट किए। इससे पहले भी ये एक मिलिटेंसी केस में मुलव्वस है और इसी सिलसिले में ये जो आज कार्रवाई की गई थी और कुछ सबूत आज वो यहाँ पे एसआईयू की टीम को मिली है। और इसी सिलसिले में जो ये केस है अब मजबूत बनता जा रहा है और ये जो ये शख्स है इसके खिलाफ अब अच्छी तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे बिल्कुल मंजूर, क्योंकि बहुत सी आपत्तिजनक सामग्री भी यहां से बरामद हुई है, कुछ जिहादी किताबें भी यहां से बरामद हुई है, बैंक पासबुक यहां से बरामद हुई है, तो क्या हम ये माने कि इन सब सबूतों के आधार पर कुछ और भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं? कुछ और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एक समय में घाटी में आतंकवाद में संलिप्त होकर कई घटनाओं को अंजाम दिया था, क्या ऐसे लोगों पर भी अब नकेल कसी जा सके? एसआईयू और घरों पर भी छापेमार कार्रवाई करने की फिराक में है। अगर हम कहेंगे तो पिछले कई महीनों से जो एसआईयू की टीम है वो एक्टिव है इलाके में और जितने भी ओजीडब्ल्यूज है मिलिटेंसी रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी पूछताछ की जा रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और खासकर जो पास्ट में मिलिटेंसी के साथ रहे हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी को फरोग दिया है या टेरर फंडिंग मामले में जो लोग शामिल थे, ये भी एक ऐसा ही मसला है जिसके तहत आज ये कार्रवाई की गई। और उम्मीद करते हैं कि जो आगे भी जो कार्रवाई हैं वो भी ऐसी कार्रवाई है वो जारी रहेंगी, क्योंकि आज जो दस्तावेजात यहाँ मिले हैं इनसे जरूर कोई सुराग निकलेगा और उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वादी में अमान को इज्जत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मंजूर, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में आज शिरकत की। स्थापना दिवस समारोह में मनोज सिन्हा ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया है। शिक्षा के पारंपरिक तरीके अब अप्रचलित हो गए हैं। शिक्षा से अच्छे नागरिक तैयार होने चाहिए और टीम भावना विकसित होनी चाहिए। We are celebrating the Foundation Day at a time when scientists, academicians, and thinkers from global north and global south are redefining the education and its objectives. I have been following this development with great interest for the last many years, but I have seen the debate getting intensified after the explosion of new technologies which your Vice Chancellor referred to, like artificial intelligence, data analytics, IoT will be changing the way we collect, process and utilize the knowledge for a better world. Deliberations are also happening on what is professional worth of a university in the nation's growth. I see it is a good sign because it is high time we realize that institutions worldwide are aiming for global excellence and competitive advantage. The traditional learning process and education that we have known for many decades will no longer exist in the future. I would also like to say
that in this journey and quest for transformation, we would also go back to from where it all had started, the vision and purpose of education. Savidya ya vimukta. Knowledge is that which liberates. World over, this is the only true and authentic definition of knowledge, and even institutions in the Western world are in the agreement that knowledge must help the students to attain the liberation. But there is one question: liberation from what? I believe the liberation in this context is not about cycles in physical sense, but from all the conditioning of classrooms, curriculum, and the fixed frame of learning. The liberation means to discover your true self, the individuality, the uniqueness within you. Today, there is enormous information and knowledge available on your fingertips. You just need to tap your smartphone. A student will get to know certain things faster than turning the pages. In that situation, the institutions will have to recalculate, reform, and readjust themselves to return to the spirit of Sloka Krishna Puran and adopt the same wisdom which is. आगे बढ़ेंगे। बिजली विकास विभाग यानी पीडीडी के कर्मचारियों ने आज प्रेस कॉन्क्लेव श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना वेतन जारी करने की मांग की, जो पिछले कुछ महीनों से लंबित है। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में। आपको बता दें कि जो पीडीडी की डिपार्टमेंट है, यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज आए हैं आज। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। मजीद बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि मैटर क्या है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कोनिबली है, मैं चेयरमैन इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मसलों के बारे में हमसे ज्यादा मीडिया के लोग जानते हैं और मीडिया के लोग बखूबी वाकिफ है कि हमने कैसे किन हालातों में यहाँ की बिजली बहाल की है। मगर अफसोस की बात यह है, जब डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया तब उस वक्त हमारे से वादा किया गया, ऑर्डर भी इजरा किया गया कि आप डेप्यूटेशन पे इस कॉरपोरेशन में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिन ब दिन हमें लगता है कि हमारा मुस्तकबिल का कोई वजूद ही नहीं है। हमने अभी तक जो हमारी जिंदगी है जाया की है। आप देखिए सर, आज 19 तारीख है, 19 तारीख तक हमारी सैलरी नहीं है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हम भी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है ये तरक्की करे। हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। लेकिन सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूं अपने इलाके में ड्यूटी देने के लिए कम से कम मुझे 150 रुपया किराया लगता है, मतलब इलाके में जाने के लिए, घर से नहीं, इलाके में जब मैं पहुंचता हूं वहां से 150 रुपया किराया लगता है। जब मेरे जेब में कुछ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग मजबूर है चोरी करने के लिए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें मजबूर मत करिए। हम नहीं चाहते हैं, हम भी ईमान वाले हैं अल्लाह के फजल करम से, हम नहीं चाहते हैं कि हम कहीं पे 10 पैसे ले ले। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं है, आप देखिए डेली रेटेड वर्कर जो 9,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, और बदकिस्मती की बात यह है उनकी ट्रांसफर इतनी दूर की जाती है। शुपियन का रहने वाला है, उसकी पोस्टिंग पांपोर में की गई है। सर मुझे एक बात बताइए, ये 9,000 उसको तनख्वाह में जाएंगे और ये कब पहुंचेगा ड्यूटी पे, कब निकलेगा वापस? लेकिन हमारे जो अफसरान साहिबान हैं ये भी चाहते हैं कि ये जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं हम उनको दबा के रखेंगे। ये बताएं, आपके इतने ही एम्प्लॉयज हैं या आपके साथ और भी एम्प्लॉयज हैं? हमारे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। एक्चुअली हम यहाँ कुछ ओहदेदाराना जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो आए हुए हैं, तो बाकी सबको हमने कॉल नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो वागुजार किया जाए, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट पे। तो अभी आपने कहा जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनसे भी बात हुई है, या जो आपके हेड्स हैं चीफ इंजीनियर उनसे भी बात हुई है, उनका क्या कहना है? देखिए, जब से केपीडीसीएल एक फर्म बन गई है पावर डिपार्टमेंट, तब से हमारी सैलरी लास्ट 1 साल से या करीबन 2 ईयर से ऐसे ही हो रहा है।
10 तारीख से 15 तारीख से, लेकिन आज जो ज्यादा लेट हो गया कि 2 महीने गुजर गए कि हमारी सैलरी नहीं वागुजार हुई। उस सिलसिले में हम कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे आए हैं उसी बारे में कि हमारी सैलरी जो है उसको वागुजार किया जाए। ये हर एक की सैलरी बंद है, चीफ साहब की भी है, किसी हमारे पास जो अभी वो कहते हैं कि अभी फंड्स नहीं है, सेक्रेटरीट में हमारी जो मसले हैं वो वहां से हमारी सैलरी का हो जाएगा तो आपको देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कश्मीर महिला क्रिकेट लीग का उद्घाटन आज श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार ने किया। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में उद्घाटन किया गया। इस रोमांचक 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में घाटी भर से 12 टीमें भाग लेंगी। विजेताओं और उपविजेताओं को एक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 अगस्त को होने वाले फाइनल मैच में विश्व की प्रसिद्ध क्रिकेटर मिताली राज सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और शोभा बढ़ाएंगी। हम जो जानते हैं कि हमारा जो यूथ जो सामने आ रहा है और हम पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें ना केवल बॉयज बल्कि गर्ल्स भी आगे आ रही है। और मुझे देख के बहुत खुशी है कि 12 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब मैं इसकी खुशी को जाहिर नहीं कर सकता वर्ड्स में, कि जब मैं देखता हूं कि न केवल बॉयज बल्कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आगे आ रही है और दिखा रही है। और ये सब रोल मॉडल होंगे जब ये अपने वापस गांव में डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। और जैसा मैंने अभी कहा कि हार जीत किसी की भी हो, लेकिन मेरे लिए तो ये सारे आज जीत गए हैं। और इनको देख के आपके माध्यम से बाकी सबको भी बताना चाहूंगा कि आप भी इस तरह से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इस साल पार्टिसिपेट कर चुके हैं और ऑफिशियली खेल में हिस्सा ले चुके हैं। आज आप देख रहे हैं कि चाहे क्रिकेट तो एक स्पोर्ट्स है जिसके माध्यम से न केवल फिजिकली फिट होते हैं बच्चे, इवन रात को आप पोलो व्यू मार्केट में भी क्रिकेट खेलते देख सकते हैं, लाल चौक में भी देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कर्नल मनोज जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज इन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट, विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतखाब किया है यहाँ पे। और सर, थैंक यू सो मच। पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में बताएं आप। एक्चुअली वुमेन क्रिकेट लीग हमने ऑर्गेनाइज यहाँ पर कराया विद द हेल्प ऑफ JKCA, जिन्होंने हमें वेन्यू अवेलेबल कराया, एंड विद द हेल्प ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे कंडक्ट करा पाए। इसमें टोटली 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 3 टीम्स आर फ्रॉम श्रीनगर एंड बैलेंस टीम्स आर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। एंड हमने देखा है नॉर्मली इंडिया में क्रिकेट अब इस लेवल पे जा चुका है कि मेल फीमेल सारे खेल रहे हैं। सो समहाउ आई रियलाइज कि यहाँ पे वुमेन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट, ओवरऑल एक स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल सके, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके। सर, हमने देखा इससे पहले भी काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए आपने, ड्रग्स को लेके, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, बहुत बहुत कुछ अभी आपके जो और ये आप लोग कर रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं वो जो एक पुराना ट्रेंड था यहाँ पे और यंगस्टर्स का एक पुराना माइंडसेट था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है सर। मैं कहूँगा अधिकतर जो यूथ था वो वैसे भी बड़ा टैलेंटेड है, दे वांट प्रोग्रेस, देयर माइंडसेट इज वेरी प्रोग्रेसिव। बस ये है कि बीच में सिचुएशन ऐसी रही कि दे डिडंट हैड एनी अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, वो शायद पॉजिटिवली इंगेज नहीं किए गए, जिस वजह से वो सम अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते रहे। बट आई थिंक आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 माहौल बहुत बढ़िया हो गया है। नॉट जस्ट द स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट, अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हम बहुत सारा देख रहे हैं। तो ये एक राइट टाइम है जब हमारे पास अच्छा माहौल है, तो क्यों ना इस एनवायरनमेंट को और इस माहौल का बेस्ट फायदा उठाया जाए और जितनी ज्यादा यूथ एंगेजिंग एक्टिविटीज हम कर सकें, वी शुड डू दैट। और इस बीच बात करते हैं एक बेहद अहम खबर की। 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। आपको बता दें 40 करोड़ का अफीम इनके पास से जब्त किया गया है। जम्मू के ये दोनों ड्रग तस्कर रहने वाले थे। मणिपुर के कई ड्रग माफिया स्पेशल सेल की रडार पर हैं और ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। 40 करोड़ का अफीम इनके पास से जब्त किया गया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 40 करोड़ का अफीम, जरा इस पूरे खबर पर डिटेल्स दें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 ऐसे ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है जिसका कई राज्यों में एक नेटवर्क फैला हुआ था। दोनों आरोपियों के नाम की अगर बात करें तो पहले आरोपी का नाम है परमजीत सिंह, जो जम्मू मूल का रहने वाला है और इसकी एज जो है तकरीबन 53 इयर्स का है।
दूसरे जो आरोपी है उसका नाम राजकुमार है, ये भी जम्मू का रहने वाला है और ये 38 साल का ये आरोपी है। और जिस तरह से इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद पता चला है कि इसका कई राज्यों में नेटवर्क है और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जो हैं और जिसमें कि मणिपुर में इसके कई ऐसे आरोपियों के साथ में इसका कनेक्शन है और वहां से किस तरह से वहां पे कहा जा सकता है कि वहां से काफी भारी मात्रा में अफीम की जो खेप है वो राजधानी दिल्ली एनसीआर में लाना था और यहाँ से फिर अलग अलग राज्यों में उसकी सप्लाई करने का काम इन दोनों को सौंपा गया था। तो वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन से आरोपी हैं जो इस पूरे रैकेट में काम लगा हुआ है, इसको अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तलाशी में जुटी हुई है और खास तौर पर ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे रैकेट में मणिपुर से जुड़े हुए जो तकरीबन 10 से 11 जो तस्कर हैं उसके बारे में जानकारियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही इन दोनों आरोपियों का जम्मू कश्मीर कनेक्शन और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में किन किन लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था वो अब तलाशा जा रहा था। और जिस तरह से जो अफीम की खेप पकड़ाई है तकरीबन उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत जो है वो तकरीबन 40 करोड़ रुपया आंकी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और खास तौर पर मणिपुर और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली एनसीआर में एक बड़े ऑपरेशन को तैयार दिल्ली पुलिस कर रही है और आने वाले दिनों में स्पेशल सेल के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में की जा सकती है। जी बिल्कुल शंकर, और जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है पूर्व में भी इसी तरीके से कई ड्रग तस्करों को भारी मात्रा में अफीम और ड्रग्स के साथ बरामद किया गया है। और क्योंकि जो मौजूदा समय में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, ऐसे में ये साफ स्पष्ट होता है कि किसी इंटरनेशनल सिंडिकेट का ये हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भी दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे सकती है। नजर आप बना के रखें शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे हिमाचल से आपको खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट पर काम होगा। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। मुरैना में होटल में बदमाशों का आतंक दिखा, गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने यहां मारपीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे, जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की एरियल दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चॉपर के जरिए सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी दी है और बताया कि नड्डा सबसे पहले सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका शिमला में नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का कार्यक्रम है। वो प्रदेश में पिछले 72 घंटों में हुए बारिश से नुकसान का जायजा लेने वाले हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। वहीं ज्वालामुखी में लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक संजय रतन मौके पर पहुंचे। दरअसल बारिश और लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल के कई जिलों में मकान टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। ऐसे में जैसे ही ज्वालामुखी में घरों में दरारें मिलने की जानकारी मिली, विधायक संजय रतन मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मुलाकात की और पूरे हालातों का जायजा लिया। वहीं मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के पटड़ीघाट पंचायत के ज्वाली गांव 12 अगस्त की रात को भारी भूस्खलन के चलते तस्त नष्ट हो गया था, जिसके बाद पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। ज्वाली गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया।
लोगों का आशियाना उजड़ गया, संपत्ति, पशु, सामान सब बह गए। 6 माह के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को अंधेरे में भागना पड़ा और अभी भी कई लोगों को रात और दिन खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ रही है। कई परिवार यहाँ स्कूल की बिल्डिंग में रह रहे हैं। मिड डे मील के तहत जो भी मिल रहा है खा पी कर गुजर बसर कर रहे हैं। स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर की माने तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान उनके सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। 12 अगस्त की रात सर बहुत खतरनाक रात थी। उस रात को भारी स्लाइडिंग हुई है जिसमें हमारी गौशाला तबाह हो गई है और 2-3 मकान भी वहाँ पर पानी में आ गए हैं और अभी स्कूल में हमारी एडजस्टमेंट की गई है। यहाँ पर ही रह रहे हैं हम और 150 बंदा है कम से कम हमारे साथ। बस कितना मुश्किल था वहाँ रात का वक्त, कैसे जो है जाने बचाई गई? रात में सर पत्थरों की इतनी आवाज़ थी कि हमारे से सुनी नहीं गई वो आवाज़ें और गौशाला में कुछ गाय भैंस बकरी वो तो बह गए हैं और बहुत मुश्किल रात थी वो। जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जमीन जगह भी चली, उनका जो था वो चला गया सब कुछ। घर था, घर में से एक सामान तक नहीं उठा गया, जो कपड़े पहने थे, जो हाथ में मोबाइल था वही लेके आए और तो पूरा ही चला गया। कुछ निकालने मिला तक नहीं, अगर 5-10 मिनट की देरी हो जाती तो वो भी नहीं बच पाते शायद। जो भूस्खलन हुआ हमारी पूरी पहाड़ी की दरक गई नीचे को और जिसमें लगभग 50 परिवार होंगे और ज्यादा अगर पूरी पहाड़ी की बात करें तो लगभग 100 परिवार उस पहाड़ी में बसते हैं और सभी के घरों में दरारें सभी के घरों में आ गई है। रोड की बात करें तो आजकल एक अभी तो मतलब रोड खत्म ही है, रोड का नाम नहीं है। बस्ती है पूरी तरह से एक जो हमारी जो डैमेज ज्यादा बस्ती जिसको डैमेज हुआ है वो हरिजन बस्ती है और हरिजन बस्ती के सारे परिवार जो है बेघर हो गए हैं। अब जो यहाँ हैं कईयों के घर चले गए हैं, कईयों के गौशाला चले गई है और जिनके घर खड़े भी हैं वो नाम मात्र खड़े हैं क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। अब जैसे उसमें कोई रह नहीं सकता और बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से आती रहती है, कोई इसमें ये नहीं अभी रुक नहीं रही है, वो कभी कभी आ जाती है चट्टानें। तो मुश्किल तो हमें बहुत हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा मतलब यहाँ रखा है 12 तारीख के बाद यहीं रखा है उनको आज तक। अभी स्कूल नहीं चले फिर भी दिक्कत रहेगी हमें, स्कूल के बाद इनको कहाँ ले जाएं और काफी मतलब जो लोग हैं बड़े भारी परेशान हैं। खाने के लिए सरकार दे रही है खाना इनको अभी तो और सभी इनसे मिलने आ रहे हैं, हर एक इनसे व्यक्ति मिलता है, इनकी जो हेल्प है वो कर रहा है। अभी कुछ व्यक्ति हमारे पास ऐसे भी जिनके पास कपड़े तक मतलब वो जो है सब कुछ इसमें बह गया जो पहनने। मकान तो हमारा ब्रदर का चली है, हमारे ब्रदर है और इनका मकान खत्म है पूरा। रहने के लिए जो कपड़े थे वही है इनके पास, बाकी इनके पास कुछ नहीं। साथ में मेरा मकान है, दीवार टच थी और वो भी गिरने वाला है, शायद कभी रात को बारिश हो तो गिर सकती है। हम तो यहाँ ठहरे हुए स्कूल में, लाइट पानी हमारा बंद है लेकिन इनको रहने के लिए जगह कोई नहीं है। हमारा तो मकान जो है वो खड़ा है लेकिन उसमें दरारें पड़ चुकी है। जा पाते हैं घर अपने? हम जाते हैं, दिन को जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बाकी हम सरकार और जो पशु जो मकान क्षतिग्रस्त है ग्रस्त है उनको लैंड दिलाई जाए, कहीं वो भी ऐसी दी जाए जहाँ आदमी ठीक ढंग से रह सके। और जी अब क्या बोलना, पता ही ना जो भाई इन्हें सब यो पता। बस 2 कमरे स्लेब भी थे, कने 2 कमरे स्लेटर थे, 2 थाले 2 घास से 2 मंजिला स्लेटर रहा, स्लेब भी 2 कमरे 1 मंजिला थे। बस से अब मैं त्याड़ जे घर आते आया त्याड़ का जब मैं गया नहीं आऊँ जा ही नहीं सकता। मन जो ये सांसाई प्रॉब्लम में मन जो ये 10-11 साल बस चल ही नहीं सकता। कैसे निकले वहाँ से उस रात को? बस जी मैं एक खाद डालते ऊपर जो मैं पहले 60 था सब 15-20 मिनट ने ऊपर पूछा तब जो 2.5-3 घंटे लगे बेबी। अभी कोई ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहाँ से आपको लगे कि कुछ आस है, कुछ किया जा सके आगे के लिए? नहीं मैं समझा कोई जगह नहीं पार खासूस देड़ी जे बची थी कोई ठहरी सको कोई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।